है, मुझे पूरा एनालिसिस करना है क्या, करेक्ट। जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है कि क्रिटिकली एनालाइज द थिंग, क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है, आर्गुमेंट, ठीक है। सो इसी तरह से हमें नहीं पूछा जाता, हमारा एमसीक्यू टाइप होता है, ठीक है। और हमारा जो भी एग्जामिनेशन है, आपका जो एग्जामिनेशन है वो जीएस ओरिएंटेड नहीं है, आपका जो भी एग्जामिनेशन है वो एप्टीट्यूड ओरिएंटेड है, दैट इज मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, करेक्ट है। सो यहाँ पे करंट अफेयर्स, ये बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पास होने का कोर सब्जेक्ट नहीं है ना करंट अफेयर्स, ये सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है, ये पैरेलल सब्जेक्ट्स है, बट नॉट द कोर। कोर इज व्हाट, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, करेक्ट है। वही आप यूपीएससी एमपीसी में आओगे तो ऑटोमेटिकली वहां का जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो जनरल स्टडीज होता है। सो ऑटोमेटिकली उनका जो पूछने का लेवल होता है, ठीक है। अभी आप बता सकते हो कि यूपीएससी के लिए जो मैथ्स रहेगा वो ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा कि स्टाफ एंड बैंकिंग का रहेगा, ऑब्वियसली स्टाफ एंड बैंकिंग का, क्यों, क्योंकि यहाँ का वो कोर है, ठीक है। उसी तरह से आपको जो करंट अफेयर रहता है वो करंट अफेयर आपके लिए कोर नहीं रहता, ठीक है। आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट है, बाकी ये थोड़ा सा एडिशनल सब्जेक्ट है। तो उसी के लिए उसको हम लोग ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, बट आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल एंड इंफॉर्मेटिव बेस के ऊपर आता है, ठीक है। सो ये हमें मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। बट पहला चीज याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पेपर्स को हमें देखना है कि किस एंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक कि नेशनल लेवल्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेशनल लेवल के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स, तो फिर पॉलिटी के ऊपर आ रहे हैं या इकोनॉमी के ऊपर आ रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर आ रहा है। सो उसके भी कैटेगराइजेशन है ना। सो उस कैटेगराइजेशन से हमें मालूम होता है कि कितना कहाँ से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है मुझे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 4-4 साल बाद पूछते हैं सर करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ो, क्यों ऐसा होता है फिर, क्योंकि उन्हें 4 साल कभी भी क्वेश्चन पेपर, सिलेबस या क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, सिलेबस का एनालिसिस किया नहीं रहता, इसलिए 4-4 साल बाद आके पूछते हैं सर मुझे अभी मालूम है न्यूज़पेपर खोलने के बाद क्या पढ़ूं मैं। आपके 16 आउट ऑफ 15 जन को तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन मन में आया ही रहेगा कि मैं क्या पढ़ूं, क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा, अपना ये न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है, कहाँ से पढ़ूं मैं और कहाँ से चालू करूं, किधर खत्म करूं मैं, एग्जैक्टली पढ़ूं क्या मैं, करेक्ट है कि नहीं। सो इसीलिए आपको कौन हेल्प करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड थर्ड होता है कट ऑफ, ठीक है। सो हमें ऑटोमेटिकली मालूम होता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए, कितने तुक्के मारने चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कितना पढ़ के जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए जो परफेक्ट पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सो ये 3, अगर और कोई भी कमीशन, चाहे वो आपके गांव का एग्जाम लेने वाला कमीशन हो, नहीं तो फिर देश का यूपीएससी हो, नहीं तो बैंकिंग वाला स्टाफ सिलेक्शन हो, कोई भी कमीशन अपने खुद के साइट के ऊपर या जो भी इंफॉर्मेशन देता है आपको, वो सिलेबस, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स एंड कट ऑफ, ये 3 चीजें देता है। और ये 3 चीजों का एनालिसिस करके आपको ये करना पड़ता है कि व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू स्किप। एक बार ये आपको जजमेंट आया, मैं तो हूं, वो आप टेंशन मत लो कोई भी, पर एक खुद का जो एनालिसिस होता है वो अलग होता है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग जो आपको खुद का आता है पढ़ाई के टाइम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो ये जो है, जो मैंने अभी ये बताया, कि आपके कोई भी एग्जामिनेशन का क्रक्स है, इसको भूलना मत, ठीक है। लास्ट 8 इयर्स, ठीक है, यस। सो लास्ट 8 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से बहुत सारे बच्चों को पास भी किया है, ठीक है। सो इतना याद रखना कि जो मैंने गोल्डन रूल बताया ये पहले दिन ही याद रखना। आज मेरा लेक्चर फर्स्ट है इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। और इसी को गोल्डन रूल समझना, ठीक है। अगर आज नहीं समझे तो कभी ना कभी समझ में आएगा ही, पर उस टाइम नहीं जाएगा अपने पास, क्लियर, ओके। अभी चलो, सो हम लोग कैन वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट मुझे बताओ कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, मुझे आप प्राइवेट में बता सकते हो, मैसेज में बता सकते हो कि व्हाट इज द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो अभी क्रिटिसिज्म, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है इसके ऊपर, बट व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये करंट अफेयर कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा अभी फिलहाल,
ठीक है, सब लोग कुछ भी दिखाने में एकदम व्यस्त है, ठीक है। तो न्यूज चैनल देखो मत, न्यूज चैनल देखने से कोई भी करंट अफेयर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं दो ही न्यूज़पेपर दूंगा आपको, एक तो हिंदू पढ़ो, द हिंदू, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस। दोनों, ये नाम द हिंदू है बट उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सबसे क्रिटिसाइज पेपर है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है इंडिया का, ठीक है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो जिंदगी में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ यही दो पेपर, ठीक है, रिकमेंड किए जाते हैं, एक तो द हिंदू, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी रेफर मत करो, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ये सब न्यूज चैनल, ये सब ऐसे इंटरटेनमेंट पेपर्स है, उसको पढ़ो मत, ठीक है। इंटरनेशनल वाइज और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो भी पेपर को मद्देनजर रखा जाता है, वो फर्स्ट होता है द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द सेकंड वन इज इंडियन एक्सप्रेस। कोई भी बंदा ये अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है, ठीक है, अपना आपका जो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग है वो तो है, वो उस जगह पे है, बट इसके अलावा जो भी बंदा इसमें से एक पेपर, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक भी पेपर अगर ठीक से पढ़ता है, सो ही कैन क्लियर द इंटरव्यू आल्सो, नॉट द ओनली प्रीलिम एंड मेंस बट द इंटरव्यू आल्सो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना, मैं पहले टाइम में बताया हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, क्लियर, ठीक है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट रखना, बाकी कोई भी मत पूछो कि सर मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया आता है वगैरह, कुछ भी नहीं है, और रद्दी में पैसे कमा लो बस, बाकी कुछ नहीं है उसका, ठीक है। सो हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? एनीवन कैन? Which section is required to read the newspaper? Nice one. Okay, you have to. Yes, I will explain you, Manali, which section is required to read. But I'm expect from you that you should analyze the question paper. You should analyze the question paper first. Try to understand. Okay, then I will explain you. So don't worry. In the next lecture, I will explain you how to read a newspaper segment. Clear? ठीक है, बट उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर्स को देख लो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखोगे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें, हमारे घर में कोई भी बूढ़ा आदमी होता है जिसको सिर्फ राशि भविष्य देखना रहता है, साइट में आज के राशि में क्या है, ठीक है, मुझे बताओ उसको कभी ये क्वेश्चन आया क्या कि मुझे क्या पढ़ना है? नहीं, वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर उठाता है, राशि भविष्य देखता है, मालूम पड़ जाता है, खत्म, ठीक है। जिसको टीवी चैनल्स में कौन से न्यूज आने वाले हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया खोलता है, उसके ऊपर देखता है आज का टीवी चैनल में कौन से कितने बजे। कोई भी अनपढ़ रहेगा, अनपढ़ मतलब जब थोड़ा पढ़ा बेड़ा रहेगा, ठीक है, एकदम बिजनेस पर्सन है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, फिर भी उसको इकोनॉमिक टाइम्स में या कोई भी न्यूज़पेपर में देखता है, वो क्या देखना है उसको, उसको भी कोई कभी क्वेश्चन नहीं आता कि मुझे देखना क्या है न्यूज़पेपर में। फिर हम लोगों को क्यों आता है, हमें क्यों ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में से? क्या लगता है मनाली तुम्हें? ओपन योर माइक एंड जस्ट, क्यों क्यों हमें बिकॉज हम एग्जाम के हिसाब से बिकॉज एग्जाम के हिसाब से सोच रहे तो हमें मालूम ही नहीं है एग्जाम में क्या आने वाला है, करेक्ट? हाँ करेक्ट है। हाँ, तो क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि हाँ हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर, हम लोगों ने क्लास लगा लिया, हम लोगों ने पैसे पेड कर दिए, हम लोग सब हाँ कुछ किया, हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा उठा के, चार पांच हाँ ईयर के क्वेश्चन देखे, उसका एनालिसिस किया, और मैंने बताया अच्छा हाँ करंट अफेयर है, अच्छा ये पूछा जाता है, अच्छा ये क्या, नहीं हम लोगों ने नहीं किया वो अभी तक, ठीक है। सो इसीलिए जो मैंने ये 3 गोल्डन रूल बताया ना, जिसको भी फर्स्ट ईयर में क्लियर होना है, एक साल के अंदर किसको भी क्लियर होना है ना, ये 3 चीजें करो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए। एनालाइज करो, सिलेबस ले लो, अच्छा ये एक पॉइंट है, फिर उसके उस पॉइंट के ऊपर कितने साल में कितना क्वेश्चन पूछा, कितना लेवल तक गया, इतना डेप्थ में गए कि इतने ऊपर ऊपर थे, स्कोप क्या था, इतना छोटा स्कोप था कि बड़ा स्कोप था। सो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि उस पॉइंट को मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड सब कुछ करके फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में, और तुम्हें मालूम है इंडिया में फर्स्ट आने वाला बंदा भी 55-60% के ऊपर फर्स्ट आता है। सो इसका मतलब मुझे 100% पढ़ाई चाहिए भी नहीं स्कूल जैसा, ठीक है। सो 55% जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ? इतना अगर आप क्लियर रहोगे, सिंपल रहोगे,
ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे एग्जामिनेशन को लेके कि मुझे ये कैसे टैकल करना है, ये मुझे कैसे क्रैक करना है, दैट्स इट. सो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई नहीं होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ टू क्रैक इट, हाउ टू क्रैक इट. ठीक है, पढ़ाई से सिर्फ नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज से डिग्री मिलेगी. ठीक है, या नॉलेज से तुम सिर्फ नॉलेजेबल बन जाओगे, एग्जाम नहीं क्लियर होने वाले. एग्जाम करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक दिस. ठीक है, तो इतना सिर्फ थोड़ा सा याद रखना. और मैंने ये जो 3 गोल्डन रूल बताए ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन कौन सा भी हो. क्लियर? ठीक है, सो वो मैं आई विल एक्सप्लेन यू मनाली, डोंट वरी. Okay. Okay. So now just tell me first of all कि what is the Central Vista project? ये किसी ने सुना है? Okay. नहीं सुना है. So ये एक्चुअली है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. किसके लिए? न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने के लिए ये गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है. जो हमारा दिल्ली में पार्लियामेंट है, संसद है, सो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है. ठीक है, जो साइड में ट्रायंगुलर है, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बनाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पार्लियामेंट का एक लॉ पास करना पड़ता है जब भी आप दूसरी जगह पे पार्लियामेंट फिलअप करोगे. तो समझो अगर कल पार्लियामेंट के लोग बाहर आके उन्होंने लॉ पास किया तो उसको लॉ का स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो हमारा जो लीगल स्टेटस होता है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि अगर आप लोकसभा में बैठ के या इस जगह पे बैठ के ही अगर आप डिसीजन लोगे तभी उसको लॉ माना जाएगा. ठीक है, सो वो बिल्डिंग जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी वैसे ही है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीटिंग है वहीं पे बैठ के उसको डिसीजन देना पड़ता है. ठीक है, वो कहीं भी बैठेगा, आजा घर पे आजा मैं उधर सुना दूंगा, नहीं चलता. ठीक है, क्लियर कट. वैसे ही पार्लियामेंट का भी है, इसलिए पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग बनाना वो तो एक्सपेंडिचर वगैरह अलग ही है. ठीक है, बट जीके में याद रखना तो कि ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में है. ठीक है, यस, इंडिया गेट से लाल किला, करेक्ट. ठीक है, सो ये ट्रायंगुलर सिस्टम है बेसिकली, ये सबसे बड़ा बहुत ही बड़ा सिस्टम है ये. ठीक है, ट्रायंगुलर है ये, ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग है. ठीक है, एंड सेकंड वन इज 3 किलोमीटर तक है. ये किसने ये किया मालूम है तुम्हें? ठीक है, इसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट कुछ 900 करोड़ है समथिंग, 900 करोड़ सिंपल इसका एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट है उसका बेसिक, और थोड़े दिन में वो बढ़ेगा भी. ठीक है, ये किसने, ये जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसको मिला मालूम है? ओके, ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया? ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया? अरे रे 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 रे, हाँ, ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया? ठीक है, मालूम है 900 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है प्रपोज किसने किया है मालूम है? प्रपोज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, प्रपोज बाय, ठीक है, प्रपोज बाय, क्लियर. ठीक है, पर ये मिला किसको? ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसको मिला मालूम है? ये पूछा जाएगा आपको बैंकिंग में, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? ये टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप को मिला ये कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. ठीक है, यस, टाटा ग्रुप को मिला ये. ठीक है, क्लियर. और ये टाटा ग्रुप ने किसको बीट किया? टाटा ग्रुप बीट किसको किया है? बीट किसको किया है उन्होंने मालूम? कौन बताएगा मुझे? टाटा ग्रुप को बीट किसने, मतलब टाटा ग्रुप ने किसी को बीट किया? एल को, एल लाइसन एंड टर्बो, एल को बीट किया उन्होंने. ठीक है, और प्रोजेक्ट लिया इन्होंने. ठीक है, सो इनके कंपटीशन में एल था
सो टाटा ग्रुप बीट द एल&टी। क्लियर? बस अपने एग्जाम के लिए जो भी पॉइंट आता है ऐसे ही आता है, ठीक है। यूपीएससी में क्या आता है, यूपीएससी में अगर देखोगे तो यही पॉइंट कैसे आएगा कि क्रिटिसाइज दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, और द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। तो हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, हमारे लिए इतना ही बहुत काफी है, ठीक है। ओके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। गवर्नमेंट अभी इसको कुछ अपोजिशन इसको अपोज करे, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है इंडिया का, उसके चलते ये ऐसे एक्सपेंडिचर थोड़ा सा रोकना चाहिए, ठीक है। और सब्सिडीज में वगैरह गवर्नमेंट ने डालना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट से इकोनॉमी को कोई भी बूस्ट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अपोजिशंस इसका क्या करे, अपोज करे, ये फर्स्ट थिंग। एंड द दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो अपोज दिस प्रोजेक्ट बिकॉज क्योंकि ये दिल्ली का जो प्लान होता है, वो बोले कि हमसे पूछे बिना ये सब कुछ चल रहा है, और दिल्ली का अपना एक खुद का प्लान है, ठीक है। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट भी इसको अपोज कर रहा है एंड अपोजिशन भी अपोज कर रहा है। क्लियर? पर हमारे लिए ये कुछ काम का नहीं, मतलब हमारे लिए वो अपोजिशन क्या क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है एंड द प्रपोज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। टाटा ग्रुप को ये प्रोजेक्ट मिला है। क्लियर? बस इतना भी याद कर लिया बहुत हुआ, इतना भी याद रख लिया इसके बारे में तो बहुत कुछ हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग इसका, ये फर्स्ट पॉइंट समझा, अभी जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट के ऊपर। मुझे बताओ कि रेपो रेट के बारे में तुम्हें मालूम है ना कि आरबीआई ने फिलहाल एक रेपो रेट डिसाइड किया था, आरबीआई ने, ठीक है। सो आरबीआई ने फिलहाल जो रेपो रेट बताया वो रेपो रेट क्या है, आरबीआई का फिलहाल का जो रेपो रेट है, ठीक है, ये रेपो रेट क्या है, ठीक है। रेपो रेट उन्होंने स्टेबल रखा अभी, ठीक है। पर पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज मीन बाय रेपो रेट, और आरबीआई रेपो रेट वगैरह क्यों करता है, कौन बताएगा मुझे, किसको मालूम है? कोई कॉमर्स स्टूडेंट? बहुत लोग होंगे यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स। प्रफुल्ल? सर मैं यस अक्षय अक्षय यस अक्षय। सर रेपो रेट मतलब बैंक बोरो करता है आरबीआई से कुछ फंड जब उनके पास थोड़ा शॉर्टेज होता है। करेक्ट करेक्ट, और थोड़ा डिटेल में कौन बताएगा मुझे? तृप्ति, किरण, प्रफुल्ल, अश्विनी, भरत, सर रोनाली। सर यस यस, हाँ बोलो बोलो। लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए कि बैंक्स में अगर ज्यादा मनी का फ्लो आ जाए तो फिर उसको कंट्रोल, अगर जैसे शॉर्टेज है तो फिर वो दे देता है, और रेपो और रिवर्स रेपो के हिसाब से। करेक्ट है करेक्ट है। ओके, आयुषी, मंगेश, मनाली, अक्षय। सो एक याद रखना, आरबीआई का मेन काम क्या होता है मालूम है? आरबीआई का मेन काम होता है इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, ठीक है। व्हेनेवर कमर्शियल बैंक्स आर इन नीड दे बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ओके, ठीक है। सो पहले मैं बताता हूँ ब्रॉड कंसेप्ट के ऊपर। आरबीआई का मेन काम क्या है? टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, टू कंट्रोल और हैंडल द मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, ठीक है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना मतलब क्या? दो चीजें करना, एक क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी मतलब मनी सप्लाई, क्वांटिटी मतलब मनी सप्लाई, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल, एंड क्वालिटी, क्वालिटी मतलब ये जो मनी सप्लाई वो कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे ऊपर फ्लो हो रहा है या फिर निगेटिव सेक्टर के ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल,
क्वांटिटेटिव कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल रखना, ठीक है, ठीक है, ये काम होता है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का मोस्टली। आरबीआई ये क्यों करता है, बेसिकली क्यों करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्यों रखता है, मतलब मनी सप्लाई को क्यों कंट्रोल में रखता है ये, ठीक है, या फिर वो मनी का जो फ्लो है वो प्राइमरी में जाना चाहिए या फिर निगेटिव सेक्टर में जाना चाहिए, ये क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर हमारे देश का जो भी बहुत सारी इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, लाइक इन्फ्लेशन, ठीक है, रिसेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, या फिर बूम, ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हमारे देश में होते हैं, उसका जो रीजन होता है वो मनी सप्लाई होता है, या फिर मनी का जो भी फ्लो है वो भी हो सकता है। जैसे कि एक इन्फ्लेशन लेते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। सो अभी इन्फ्लेशन ये ऐसा चीज है कि इन्फ्लेशन अगर 3% से कम हो, मतलब लेस देन 3% हो, फिर भी तुम्हारे यहाँ पे रिसेशन आता है, तभी तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, रिसेशन आएगा, ठीक है। सो लेस देन 3% से लेस गया तो धीरे धीरे तुम्हारे यहाँ पे रिसेशन आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन का रेट 10% से ज्यादा हो रहा है तब भी तुम्हारे यहाँ पे इन्फ्लेशन से रिसेशन आएगा, ठीक है। ये एक चेन होता है ऑटोमेटिकली। सो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन एक लिमिट के नीचे भी नहीं जाना चाहिए और एक लिमिट के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक इशू आने वाला है। क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एक चीज पैरेलल बढ़ती है, वो मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन एक साथ ही बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, दो चीजें होती है मनी सप्लाई बढ़ने से। एक चीज है कि अगर आपका हर एक का सैलरी 10-10 हजार से बढ़ेगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है, और डिमांड ज्यादा करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, पहला चीज सिंपल। सेकेंड क्या होता है, जब मनी सप्लाई, कोई चीज का सप्लाई जब ज्यादा होता है तो उसका वैल्यूएशन कम होने लगता है, ठीक है। तो बाजार में अगर बहुत सारे ओनियंस हुए तो ओनियन क्या जाएगा, कम भाव में जाने वाला है, 2 रुपए किलो में जाएगा। उसी तरह से मार्केट में अगर पैसा बहुत हुआ तो पैसे का जो वैल्यू है वो कम होता है। पैसे का वैल्यू मतलब क्या, कि समझो आपको 10 रुपए के अंदर आपका डेली का सामान घर का आ जाता था, आज उसके लिए 15 रुपए लगता है। या फिर आपको आज समझो 100 रुपए में दिन का सामान आ जाता था, ठीक है, तो आज आपको कितना पैसे लगता है, उसके लिए 110 रुपए लग रहा है। इसका मतलब जो पहले 100 रुपए का वैल्यू था आज वो 110 का है। इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है। सो मनी सप्लाई बढ़ने से, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से मनी सप्लाई बढ़ता है, और मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये तो ये दोनों कंट्रोल में ऐसे ही चलते हैं। बट समझो गलती से इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हुआ तो क्या करोगे, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे क्या आएगा, ये जो गैप क्रिएट होगा इससे इकोनॉमी को इफेक्ट होगा और आपके परचेसिंग पावर को इफेक्ट होगा, मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा और ये रिसेशन की ओर लेके जाएगा। उल्टा अगर लेस देन 3% इन्फ्लेशन हो, मतलब अगर इन्फ्लेशन से उल्टा जो होता है, पांचवा सब टॉपिक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब महंगाई नहीं, सस्ताई। पर सस्ताई में क्या होता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर मुझे ये इंस्टीट्यूट चलाने के बाद मुझे उतना भी प्रॉफिट नहीं होता जिससे मैं चला सकूं, तो मैं इंस्टीट्यूट चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, करेक्ट है। सो ऑटोमेटिकली मेरा कंपनी बंद हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे इतना कुछ करने के बाद उतना रिटर्न नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, या मेरा कम से कम घर चलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैं इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा। आपके लिए वो सस्ता ही रहेगा, डिफ्लेशन रहेगा, मेरे लिए नहीं रहेगा, मेरे लिए कंपनी बंद करना पड़ेगा, करेक्ट है। और ये कंपनी बंद करने के बाद मेरे यहाँ पे जितने भी लोग एम्प्लॉइज है वो सब एम्प्लॉय लोग घर जाने वाले हैं, और वो घर जाने के बाद क्या होगा,
आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, उस कंपनी का वो रिचार्ज नहीं मारने वाले, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं आने वाला, ऑटोमेटिकली आपका भी जॉब जाने वाला है। सो ये रिसेशन का सर्कल होता है, रिसेशन का सर्कल हो जाता है, ठीक है। सो इसका सिंपल मतलब क्या है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम होता है, और इकोनॉमी में पैसा डिमांड से भी कम हो तो भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, ये मनी कंट्रोल करता है। आरबीआई क्या करता है, ये मनी को कंट्रोल करता है विद द क्वांटिटेटिव टूल्स, विद देयर क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब क्या होता है, वो मनी का सप्लाई कंट्रोल में करता है, ठीक है। मनी का सप्लाई जो होता है क्वांटिटेटिव टूल से, वो मनी सप्लाई वो क्या करता है, प्लस या माइनस करता है, मतलब ज्यादा या कम करता है। सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा करता है या कम करता है। क्वालिटेटिव कंट्रोल में क्या होता है, जो वो फ्लो होता है, वो फ्लो को वो डायरेक्शन देता है, जिसको आरबीआई को लगता है कि कहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। समझो फार्मर को 1 रुपए का लोन नहीं मिल रहा है, फ्लो इज करेक्ट, बट फार्मर को या हाउस वाइफ्स को या अपने हाउसिंग जो होते हैं ना, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 1 भी रुपया बैंकिंग से नहीं मिल रहा है। जो भी जा रहा है वो निगेटिव चीजों में जा रहा है, लाइक वाइन शॉप्स, सिगरेट्स, ठीक है, या ऐसे चीजों के लिए फटाफट फंडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि लॉस में नहीं जाने वाली चीज है, या लग्जरियस गुड्स के लिए से जा रहा है। पर इससे देश का इकोनॉमी नहीं बढ़ने वाला। देश का इकोनॉमी किससे बढ़ेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, इससे तुम्हारा इकोनॉमी बढ़ता है। सो ऑटोमेटिकली अगर जो भी पैसा इन लोगों को नहीं जा रहा है, ये सेक्टर को जा रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, ऐसे कुछ पॉलिसी बनाता है जो ये डायरेक्शन घुमा के यहाँ पे ले गया। सो वी कॉल इट अ क्वालिटेटिव कंट्रोल, ठीक है। सो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आरबीआई का जो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करना मतलब आरबीआई ये जो मनी सप्लाई है उसको क्वांटिटी टूल से या क्वालिटेटिव टूल से कंट्रोल करता है। एक तो मनी का सप्लाई कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव, या फिर वो फ्लो का डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, ये क्वांटिटेटिव टूल्स में इसके पास एक कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, लाइक बैंक रेट, ठीक है, उसके बाद एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद रखना, आप बैंकिंग का एग्जाम दो, इंश्योरेंस का एग्जाम दो, नहीं तो आप फिर एसएससी का एग्जाम दो। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आप प्रीलिम में देखो, मेंस में देखो, नहीं तो आप जाके इंटरव्यू में देखो, ठीक है, ये तो आने वाला है। क्लियर? ओके। सो अभी एक एक टूल्स को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास, ठीक है। सो बैंक रेट मतलब क्या होता है कि हम लोग जब बैंक से लोन देते हैं, ठीक है, एक पर्सन है जिसको लोन चाहिए, उसने क्या किया, कोटक से पैसा लिया, कोटक से उसने क्या किया, लोन लिया, ठीक है। सो कोटक ने जिस परसेंटेज के ऊपर उसको लोन दिया, उस परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं। क्या रहते हैं? बेस रेट, ठीक है। सो कोटक ने ये पर्सन को जिस परसेंटेज के ऊपर लोन दिया, उस रेट को वी कॉल इट बेस रेट, ठीक है। पर कोटक के पास 2 तरीके से पैसा आएगा। एक तो वो अपने डिपॉजिटर से जो भी पैसा कलेक्ट करेगा वो, बट उसको क्या लगता है कि वो आरबीआई से भी पैसा उठाएगा, कुछ पैसा वो आरबीआई से उठाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। सो कोटक आरबीआई से जो पैसा उठाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, वी कॉल इट अ बैंक रेट, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, जिस रेट से आरबीआई से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसको कहते हैं बैंक रेट। क्लियर?
So how the RBI control the inflation or recession or money supply with the help of bank rate? सिंपल है, अगर आरबीआई ने कोटक को 4% से लोन दिया, तभी कोटक ये बंदे को 6% से देगा ना, और ये 6% से लोन मिलेगा, इसलिए ये बंदे ने नया पैसा लेके बिजनेस डाला, गाड़ी लिया, सब कुछ किया। पर आरबीआई ने ही बताया कोटक को लोन चाहिए तो 10% से ले, नहीं तो घर जा। तो ऑटोमेटिकली कोटक इसको क्या बोलेगा, 15% से ले, नहीं तो घर जा। क्लियर है? और ये बंदा बोलेगा नहीं 15% नहीं जमा रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। सिंपल है। सो ऑटोमेटिकली जो मनी सप्लाई आरबीआई से विद द हेल्प ऑफ बैंक मार्केट में आने वाला था, वो मनी सप्लाई रुक गया कि नहीं रुक गया? मनी सप्लाई रुक गया पूरा। क्लियर? उसके उल्टा समझो कि रिसेशन है, मार्केट में पैसा नहीं है, ऑटोमेटिकली आरबीआई क्या करेगा, मे बी 4% का 2% पे लेके जाएगा बैंक रेट, और कोटक को बोलेगा एक काम कर, तेरे पास जो भी बिजनेसमैन आएगा उसको है ना 4% से दे दे दो, ठीक है, ताकि वो बिजनेस फट से ज्यादा सोचे नहीं, पैसा ले और मार्केट में डाले, खुद अपने जो भी एम्प्लॉइज है उसको पेमेंट करे, ये करे, वो करे, एक्सपेंडिचर करे, जिससे रोलिंग चालू हो जाएगा। और एक बार रोलिंग चालू हुआ, मेरे पास पैसा आया तो मैं आपको दूंगा, आपने मुझे दिया तो फिर मैं किसी और को दूंगा, ठीक है, और वो बंदा किसी और को पैसा देगा। सो ये रोलिंग चालू हो जाएगा। करेक्ट है? करेक्ट है। एसएलआर सीआरओ मतलब क्या होता है, ये रिजर्व होता है पैसा। लाइक कि जब भी आप 100 रुपए लेके बैंक में मार्केट में उतरते हो, जब भी आप 100 रुपए लेके मार्केट में उतरते हो ना, तो 100 का 100 रुपया मार्केट में नहीं डाल सकते। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि आपके पास अगर 100 रुपया है ना, तो ये 100 रुपए में से, ठीक है, ये 100 रुपए में से 10% कैश में जमा करो हमारे पास। क्या करो? कैश में हमारे पास जमा करो। ऐसे आरबीआई कहता है बैंक को। ये मेरा बैंक है, कोटक है, कोटक, ठीक है। सो आरबीआई ने कोटक को क्या बोला कि तेरे पास 100 रुपए है ना, तो 10 रुपए कैश में हमारे पास जमा कर, ठीक है। सो कोटक ने क्या किया, 10 रुपए कैश में आरबीआई के पास जमा किया। इसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या करता है, कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के कहने के अनुसार या आरबीआई के डायरेक्शन अनुसार कैश जमा करता है आरबीआई में, डिपॉजिट कर देता है। सो ऑटोमेटिकली बचा कितना फिर कोटक के पास? 90 रुपीज बचा, ठीक है। उसमें भी आरबीआई बोलेगा एक काम कर, 90 रुपीज है ना, सब कुछ खर्चा नहीं करने का, उसमें से 20 रुपए बाजू में निकाल, और ये 20 रुपए तू खुद के पास रख। क्या कर? सेल्फ डिपॉजिट रख, मतलब तू खर्चा नहीं करेगा, सेल्फ डिपॉजिट रहेगा, कुछ भी तू करेगा नहीं, सेल्फ डिपॉजिट, ठीक है। चाहे तू गोल्ड में रख, किसी में भी रख, कैश में रख, गोल्ड में रख, डॉलर में रख, बट 20 रुपए का वैल्यू तू बाजू में निकाल के रख। चाहे तो तू उस जगह गोल्ड लेके बाजू में रख, बस सेविंग में रख, ठीक है। क्या कर? सेविंग में रख। सो ऑटोमेटिकली कोटक के पास कितना पैसा बचा अभी लेंडिंग करने के लिए मार्केट में? 70 रुपीज बचा सिर्फ। ये 10 रुपए गया, ये 20। सो 100 रुपीज लेके मैं मार्केट में आया था, पर आरबीआई ने 10 रुपया खुद के पास रखा, और 20 रुपया बैंक को बोला, कोटक को बोला खुद के पास रख दो। सो अभी कोटक बैंक को मार्केट में लेंडिंग करने के लिए कितना सिर्फ बचा? 80 रुपए बचा। ये जो लाल वाला 10 रुपए है ना, इसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो सेल्फ सेविंग डिपॉजिट है, इसको कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, कि पैसा खुद के पास रखो। सो फाइनली एसएलआर एंड सीआरआर का यूज करके आरबीआई ने मुझे क्या किया, मार्केट में जो मैं 100 रुपीज लेके बोलने वाला था, तो मुझे अभी कितना वैल्यू बचा है? सिर्फ 70 रुपीज। सो मार्केट में ऑलरेडी उसने 30 रुपया मेरे से काट लिया। ऐसे हर एक बैंक का 30-30 रुपए बाजू में रखा, मतलब कितना बड़ा अमाउंट मार्केट में आने से बचा। सो फोकट में विदाउट रीजन जो पंपिंग होने वाला था करेंसी, वो नहीं हो रहा, ठीक है। सो अगर मुझे आरबीआई को लगा कि नहीं नहीं यार, ये बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है और रोकना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये 10 जो है इसका 10 का 20 कर दूंगा, या 20 का 30 कर दूंगा। ऑटोमेटिकली 50 रुपए अगर बाहर गया, तो 100 रुपीज में से सिर्फ 50 रुपीज अवेलेबल रहेगा मार्केट में लेंड करने के लिए। बाकी 50 रुपीज क्या रहेगा? डिपॉजिट में जाएगा। यहाँ पे 20 जाएगा, यहाँ पे 30 जाएगा, ठीक है। सो कोटक बैंक को 50 रुपीज का क्या होगा कि वो 50 रुपीज लेंड नहीं कर सकता। सो आरबीआई ने ऑटोमेटिकली क्या किया, एसएलआर एंड सीआरआर यूज करके जो पैसा बैंक का मार्केट में वाला होगा, इसके अलावा या इसके अपोजिट समझो रिसेशन है, मार्केट में पैसा ही नहीं है किसके पास, तो ऑटोमेटिकली आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर सीआरआर बढ़ाएगा नहीं, उसको कम करेगा। बैंक को बोलेगा तुम्हारे पास कम रखो, मार्केट में ज्यादा दो, क्योंकि मार्केट में रिसेशन है, और रिसेशन से बाहर आने के लिए एक ही चीज होती है, वो मतलब पैसे, मार्केट में पैसे डालो। क्लियर? ये याद रखना।
ठीक है। अभी जैसे बैंक रेट है वैसे ही रेपो रेट है, बट रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट वो एक दिन के लिए होता है, मैक्सिमम एक दिन के लिए होता है, ठीक है, कभी भी याद रखना। ठीक है, सो क्या याद रखना कभी भी कि जो भी रेपो रेट होता है, रेपो रेट, ठीक है, सो जो भी रेपो रेट होता है ना, ठीक है, अभी आता हूँ, ये रेपो इज मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटेटिव टूल्स, कभी भी याद रखना एग्जामिनेशन में, इज द मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटेटिव टूल्स, मोस्ट इफेक्टिव quantitative tools of RBI monetary policy, quantitative tool of monetary policy, monetary policy, ठीक है, this is very important ना, this statement or this sentence is very important on the context of examinations, is very very important, don't forget, clear, okay, so ये जो रेपो होता है, ये रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है, रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है, या रीपर्चेसिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, ये रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन मतलब क्या, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, बट याद रखना कि रेपो रेट सिर्फ मोस्टली वन डे का होता है, एक दिन के लिए होता है, वन डे, ठीक है, ओनली वन डे ट्रांजेक्शन होता है, ये वन डे ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन द आरबीआई एंड ये, सैटरडे संडे रहेगा, वीकली एंड रहेगा तो फिर वो 2-3 दिन, बट ऑफिस आवर्स के हिसाब से वो सिर्फ वन डे का होता है, कितने टाइम का होता है, वन डे का होता है, ठीक है, एंड इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल, सो बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक्स है वो अपने जो भी कोई बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं उनके, बैंक के जो भी बॉन्ड्स रहते हैं या कि जो भी पेपर्स वगैरह रहेंगे उनके लोन्स के पेपर्स वगैरह, वो आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, वो क्या करते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, और फिर उसके बाद आरबीआई से लोन लेते हैं एक दिन का, आरबीआई से लोन या क्रेडिट उठाते हैं एक दिन का, वन डे का, ठीक है, और ये जो लोग करते हैं ना, ठीक है, बेसिकली बैंक डिपॉजिट ऑल द बॉन्ड्स एंड पेपर्स विद द आरबीआई, ठीक है, एंड टेक अ लोन और क्रेडिट फॉर वन डे, ठीक है, अभी ये एक दिन के लिए ये जो है, इसके लिए जो आरबीआई ने इनको इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, सो आरबीआई ने ये सब के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया, इसको कहते हैं हम लोग, जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया, वी कॉल इट अ रेपो रेट, क्लियर, ठीक है, अभी ये जो वन डे का ट्रांजेक्शन है या फिर बैंक, सो इसको रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, अगर टेक्निकली में अगर मैं ठीक से बताऊं तो रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि देखो, अगर आप कोई भी समझो, मुझे ये पेन है, मेरे हाथ में पेन है, मुझे इसको पूरी तरीके से सेल नहीं करना है, पर मैं भी मनाली को बोलूंगा कि ठीक है, ठीक है, सो मैं मनाली को बोलूंगा, मनाली की ये पेन आप परचेस करो मुझे मेरे से, और मुझे 10 रुपए दे दो, अभी मुझे चाहिए, ठीक है, या फिर गिव मी 100 रुपीज, मैं संडे को आपको वापस ये आप ही से ये पेन वापस परचेस कर लूंगा 110 रुपए में, क्लियर, क्या हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि मनाली ये आप परचेस करो मेरे से पेन 100 रुपीज में, और ये मैं आपसे वापस परचेस करूंगा संडे को दोपहर को या संडे को, ठीक है, 110 रुपए में,
सो ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये पहले से रिटर्न ट्रांजेक्शन है, पहले से कंफर्म है कि आप ये पेन मुझसे 100 रुपीज में आप परचेस कर रही हो और नेक्स्ट संडे तक यही पेन मैं आपसे खरीद लूंगा वापस 110 रुपए में। सो दोनों जगह पे क्या है, खरीदी है ना, दोनों जगह पे क्या है, परचेसिंग ट्रांजेक्शन हुआ है। आपने मेरे से पहले परचेस किया 100 रुपीज में, मतलब आपने मुझे 100 रुपीज दिया, उसके बाद मैंने वापस आके आपसे क्या किया, वो 110 में वापस दिया, और ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो पहले से ही फिक्स है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रीपर्चेसिंग। क्लियर? ठीक है, सो इसी तरह से वो होता है रेपो रेट। क्लियर? एंड इज मोस्ट इफेक्टिव है। रेपो रेट का 0.25 से भी अगर आप कम करोगे तो मार्केट में ऊपर नीचे तक, क्योंकि क्वांटिटी का गेम होता है ये सब। ठीक है, अमाउंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या? रेपो में क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है, ठीक है, रेपो में क्या होता है कि आरबीआई बैंक को लेन करता है। आरबीआई क्या करता है, बैंक को लेन करता है एक दिन के लिए, करेक्ट है ना? ठीक है, आरबीआई बैंक को लेन करता है एक दिन के लिए। रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में बैंक आरबीआई को पैसा देती है, बैंक आरबीआई को पैसा देती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग करते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो ये याद रखना कि रेपो में क्या होता है, आरबीआई एक दिन के लिए बैंक को पैसा देता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक आरबीआई को पैसा देता है। इज इट क्लियर एवरीवन? अक्षय, मंगेश, किरण, ठीक है, एवरीवन बेसिकली, यस यस, प्रफुल्ल, क्लियर? ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे समझा रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो न्यूज़पेपर खोल के समझने वाला कुछ नहीं है तुम्हें। ठीक है, कि क्या है लिखा है, ये रेपो कम किया, रिवर्स रेपो कम किया, क्या किया, कुछ नहीं समझने वाला। ठीक है, यस, ओके ओके, डन। ठीक है, भरत, कविता, स्वागत,